हमारे साथ में एक और खास मेहमान यावर अली शाह जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है शाह साहब। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप डेनिम का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की किसी भी कंपनी का आप डेनिम लेते हैं तो उसमें आप ये मान करके चलिए कि अगर दुनिया की 10 कंपनियां हैं तो उसमें से 8 में जो डाई इस्तेमाल हो रही है वो लखनऊ शहर के एएमए हर्बल के प्रोडक्ट्स की ही वहां पर विश्वसनीयता और गुणवत्ता दुनिया के किसी भी कोने से होकर के घूम फिर तक आपके पास पहुंच रही है। और इसकी नींव रखी डॉक्टर यावर अली शाह जी ने। और इस समय देश में जो भी डेलीगेशन खासतौर से एमएसएमई या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के विदेशों में जाते हैं, यावर अली जी लखनऊ के होने के साथ साथ दुनिया में भी उसको लीड करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यावर जी, आपने हमें समय दिया है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत स्वागत है आपका। आज आप इस बजट में एमएसएमई सेक्टर और खासतौर से इंडस्ट्री को किस तरीके से देखते हैं कि क्या चीजें होंगी जो केंद्र सरकार से इस सेक्टर को चाहिए होंगी? एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं क्योंकि कई जगहों पे एमएसएमई पैनल्स में हूं तो मेरा एक हमेशा से रिक्वेस्ट रहा है कि एमएसएमई जिसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम क्लासेस ऑफ इंडस्ट्रीज 3 अलग अलग वेरिएशंस हैं जिनका काफी बड़ा फर्क है, वो तीनों एक साथ एमएसएमई कहे जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि इसकी डेफिनेशन को बाइफिकेट किया जाए और स्कीमें जो आती हैं वो माइक्रो के लिए अलग, स्मॉल के लिए अलग और मीडियम के लिए अलग आए और उन्हीं के डाटा प्रेजेंट किए जाएं तो वो एक ज्यादा क्लैरिटी के साथ में सामने आएगा। वरना अभी हम जनरली एमएसएमई की बात करते हैं, इसमें माइक्रो वाले बहुत ज्यादा बड़े नंबर में हैं और स्मॉल उससे कम है और मीडियम उससे भी कम है। और जाहिर है जो मीडियम का क्लास है उसके हिसाब से जो ज्यादा बड़ा बिजनेस है वो मीडियम से आता है और मीडियम के बारे में उतनी चर्चा नहीं हो पाती। तो सबसे पहली तो मेरी डिमांड यही है कि मैं उम्मीद करूंगा कि इसकी हम कई साल से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तीनों कैटेगरीज को अलग अलग करके किया जाए, तो उसके बारे में एक मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज ये कि पीएलआई स्कीम जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन है, खासतौर पर उन प्रोडक्ट के जो कि हम इम्पोर्ट के सब्स्टिट्यूट में देते हैं, गवर्नमेंट ने पीएलआई करके एक बड़ी अच्छी स्कीम चलाई है जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर लिमिटेड टू द लार्जर इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो कि बड़े पैमाने पे बनाती हैं और बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव उसमें उठाती हैं और जाहिर है वही प्रोडक्ट हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग भी बनाते हैं, लेकिन एमएसएमई में वो अभी उनको पीएलआई वाली स्कीम्स नहीं मिल पाती जिससे कि उनको एक अपना वो बेनिफिट लेने का जो गवर्नमेंट से इंसेंटिव है वो नहीं मिल पाता है। तो पीएलआई की डेफिनेशंस में एमएसएमई को ऐड करना जिसमें थोड़ा सा उनके जो इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, वो एक गवर्नमेंट को करना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जैसा आपने बताया, थोड़ा सा करेक्शन कर दूं इसमें शिखर जी की, जो हमारा नेचुरलाइज का काम है इसमें जिसमें डेनिम में आपने बताया, तो डेनिम में अगर कोई नेचुरल इंडिगो यूज कर रहा है तो उसमें मेरा 70% इंटरनेशनली है, केमिकल इंडिगो में नहीं है बिकॉज वो मेरा प्रोडक्ट नहीं है। और ज्यादातर लोग इस वक्त केमिकल इंडिगो यूज करते हैं, जबकि नेचुरल इंडिगो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया की हेरिटेज है और इंडिया की एक ट्रेडिशनल हेरिटेज इतनी है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट करके इंडिगो को बाहर ले जाती थी क्योंकि इंडिया से बेटर इंडिगो कहीं बनता ही नहीं है। और इंडिगो के 1 एकड़ से आप ये समझ लीजिए कि 1 एकड़ की कल्टीवेशन पे हम लोग 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और अगर हमने अपने इंडस्ट्री की बात करें तो जब शुरुआत की थी 70-80 एकड़ पे होती थी और आज 15,000 एकड़ पे होती, तो इनडायरेक्टली करीब 45,000 लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, विच इज अ ह्यूज, क्योंकि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और हमने इस क्रॉप को जो कि साउथ में चली गई थी यूपी में भी लेके आया है और यूपी के लिए भी हम इसको एज ए कैश क्रॉप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की कोई स्पेशल स्कीम्स नेचुरल डाइज और नेचुरल इंडिगो के लिए नहीं है। और अभी इस वक्त हमने इस पर्टिकुलर बजट के लिए काफी प्लीड किया कई अलग अलग एसोसिएशन के जरिए से। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ कमेंट हमें देगी जिससे कि इस वक्त जो कंपटीशन है हमारा इम्पोर्ट्स को उसको हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे और चाइनीज इंडिगो से इंडिया को निकाल के उस इंडस्ट्री की तरफ ले जाएंगे जो कि एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल यावर जी, मैं आता हूं आपके पास। इस समय बड़ी खबर, बजट से कोई खास उम्मीद नहीं, ये कहना है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का महत्वपूर्ण बयान है कि बजट से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है। तो ये इस समय समाजवादी पार्टी का स्टेक है इस बजट पर। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने इस बात को देश के सामने रखा है अपनी पार्टी की तरफ से। से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी। और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है।
यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं? स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ, और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई। गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी? और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो क्या है पर कैपिटा इनकम? अखिलेश यादव अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए, और जो बात अखिलेश यादव ने कही है वो अपनी तरह से सरकार के लिए एक चुनौती तो है ही। यावर अली शाह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यावर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने काम किया है, ख़ास तौर से नेचुरल डाई को लेकर के, प्राकृतिक रूप से हमारी प्रकृति सेफ रहे, और अर्थ सस्टेनेबिलिटी का जो पूरा एक संकल्प लेकर के आपने अपने उद्योग को आगे बढ़ाया है, उसमें आपको लगता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से रिसर्च हो रही है, जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें कई ऐसे अच्छा अलॉटमेंट किया था, इसलिए काम भी हो रही है। मोर देन 80, 85, 90% रेलवे में कैसा काम चल रहा है आपको भी मालूम है। विकसित भारत में क्या क्या करे आपको मालूम है। रेलवे का गति देश का प्रगति करके एक संदेश भी मोदी जी दे रहे, इसलिए ये बजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। लास्ट ईयर क्या क्या हम डेवलपमेंट को आद्यता दिया था, और सब भी मिल को दूसरा सेक्टर को कैसा देना, क्या किया तो डेवलपमेंट होता है, स्पेशली इन डाउन टार्डर्स पुअर, इंक्लूडिंग विलेज साइड, तालुका लेवल, होबड़ी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबको भी, ऑल सेक्टर को भी प्रोमिनेंस दे रहे, प्रायोरिटी दे रहे। बाद में किसी सेक्टर भी वंचित नहीं होना चाहिए का मोदी जी का एक बहुत बड़ा ड्रीम है। और ड्रीम को इम्प्लीमेंट करने का 25-26 में क्या क्या प्रगति बहुत बड़ा सेक्टर में हुआ, ये भी अभी कंटिन्यू होता है। दूसरे भी अलग अलग देश का कैसा करने का, क्या करने का, ये देश का कैसा डेवलपमेंट किया, तो सब सेक्टर को हेल्प करने का मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है। ये आई थिंक मोदी जी 11 ईयर्स कंप्लीट कर को 12 ईयर्स को अभी कर रहे, उसका अनुभव, उसका चिंता, इस देश में कौन सा सेक्टर को हमें अपग्रेड किया तो देश प्रगति होता है, सभी कर को ये बजट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट होता है। दूसरा अपोजिशन का बोलने का वो बोलने का दूसरा क्या है, उसका बात कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट है। कॉमन पीपल को कैसा मिलना, कैसा उसको हेल्प करना, ये सभी आप अडाप्ट कर को ये बजट श्रीमती निर्मला सीतारामन उसको प्रेजेंट करता है। सर, रेलवे आप कुछ फैक्ट बताना चाहेंगे, रेलवे के लिए क्या इंडिया के लिए बड़ा बजट इस बार हम रेलवे इज द ग्रोथ ऑफ इंडियन रेलवे, इज द देश का प्रगति का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आपको मालूम है। हम एक बार फिर से रुक करेंगे। यावर जी, आप अपनी बात को पूरा करें। जिस तरीके से रिसर्च के ऊपर जोर दिया जाने की बात कही गई, हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, आपकी इंडस्ट्री में आपने अपने उद्योग में काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, जिसका नतीजा हमें दिखता है। आपको लगता है कि ये चीजें शायद और सेक्टर्स के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है? डेफिनेटली रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और रिसर्च जब तक नहीं होगी तब तक ना तो कोई प्रोडक्ट अपने जिस लेवल पे आ जाए उससे आगे बढ़ सकता है, ना ही कोई बिजनेस अपनी यूनिक प्रोडक्ट्स को इस्टेब्लिश कर सकता है। आज हमने अपनी कंपनी की अगर साख पूरे दुनिया में बनाई है तो वो इसीलिए क्योंकि हम यूनिकनेस लेके चले, और यूनिकनेस वो होना चाहिए जो कि आदमी का दर्द दूर करे, उसका एक पेन पॉइंट जो है उसको टेक केयर करे। तो जब दर्द दूर होता है तो हर आदमी को पेन किलर चाहिए, तो हम एक पेन किलर की तरह से जब जाते हैं तो वो होता है। और पेन किलर हम तभी दे पाते हैं जब उस दर्द को समझें और उस दर्द के निवारण के लिए अपनी कोशिशें करें।
तो रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 10 साल में बहुत अच्छी स्कीमें दी हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आए हैं कि वो R&D के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशल सब्सिडीज दे रहे हैं। बट वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज भी हुई हैं। जैसे हम अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो DSIR एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट DSIR जो कहलाता है। उसके तहत पहले ये था कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमारे R&D में अपने लिए, प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कि जो कंपनीज प्राइवेट अपने इन्वेस्टमेंट्स करती थी R&D में साल भर में, उस पर हमें इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी उसके डबल ऑफ द एक्सपेंसेस के। मसलन अगर हमने 100 रुपये खर्च किए हैं तो 200 रुपये हमारे एक्सपेंसेस में अलाउ हो जाते थे और हमको उसमें इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता था, जिससे हमें इंकरेजमेंट मिलता था R&D के लिए। दूसरी चीज़ ये होती थी कि अगर कोई नया प्रोडक्ट हमने इनोवेट किया और उसका हमने पेटेंट कराया है, तो उस पेटेंट हो जाने के बाद में उसमें उस जमाने में एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेशन दोनों हुआ करते थे, GST से पहले, आपको पता ही है। तो इन दोनों का हमें रिबेट मिलता था फॉर 3 ईयर्स। अब जब से DSIR को रिकॉग्निशन में ये चेंजेस किए गए हैं, तो ना तो हमें वो इनकम टैक्स बेनिफिट मिलते हैं R&D के ऊपर, और ना ही हमें वो बेनिफिट मिलते हैं टैक्सेशन के ऊपर जबकि हम नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो यहाँ पे सरकार को कुछ दोबारा से इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि इंडस्ट्री अपने R&D के लिए इंकरेज करे। और जो रिसर्चेस के फंड्स गवर्नमेंट देती है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के थ्रू देती है, जिसमें कि बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि उनके पास में रिसर्चेस हैं, इंक्यूबेशन के लिए हमें सपोर्ट मिलता है। बट स्टिल देयर आर इंडस्ट्रीज, जैसे हमारी इंडस्ट्री जिसके पास अपने पेटेंट्स खुद के हैं और हमारे पास रिसर्च कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ शर्तों के साथ बेशक हमें डायरेक्ट फंड्स उससे गवर्नमेंट से मिलें ताकि हम रिसर्चेज में उसमें इन्वेस्ट कर सकें। ये एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा और डेफिनेटली रिसर्चेज हमारी इंडस्ट्री में लिमिटेड नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल है और सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल। यावर जी, ये भी हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जिस तरीके की वैश्विक गतिविधियां चल रही हैं, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, उधर युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया, और उसके बाद तरह तरह के इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं। ऐसे में हमने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ में एक समझौता किया, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे हम कह रहे हैं। आपकी जो इंडस्ट्री है ख़ास तौर से, उसको देखते हुए लगता है कि ये जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं या जिस तरीके के शेक हैंड्स हो रहे हैं, इसमें इंडस्ट्रीज़ को बेहतर होने का, खिलने का मौका मिलेगा? देखिए, एक्सपोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, हमारा अभी तक 70% एक्सपोर्ट रहा है पिछले कई सालों से। बट पिछले 2 साल में हमने इसको डेलिबरेटली कोशिश की है कि हम डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाएं और हमने उसमें कामयाबी मिली। हमने एक्सपोर्ट 70% से घटा के 60 तक कर लिया। ऐसा नहीं कि हमने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाया है, बल्कि हमने डोमेस्टिक पे अपना फोकस ज़्यादा कर लिया। तो डोमेस्टिक की सेल बढ़ने से हमारा परसेंटेज रेशियोज थोड़े से चेंज हुए हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, मान लीजिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सोल्यूशन को फाइंड किया और इस बीच में जो गैप आया उसमें इंडस्ट्री को हर्ट हुआ। तो इस गैप में हर्ट ना हो, इसलिए डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो एक्सपोर्ट है, जो भी कुछ उसमें चेंजेस होते रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जहां तक कि टैरिफ के रिडक्शन का सवाल है, डेफिनेटली इट विल हेल्प एंड इट विल हेल्प एवरी इंडस्ट्री जो भी एक्सपोर्ट्स में है, क्योंकि जब इंपोर्ट होता है मटेरियल और इंपोर्ट होने के बाद उसकी ऊपर टैरिफ कम होता है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है और हमें किसी एक स्पेसिफिक एरिया पर डेवलप ना होके, जैसे यूरोप में कई सारे कंट्रीज हैं, इसी तरह से GCC से भी हमारे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। हमारे रिलेशन जापान की तरफ भी अच्छे हो रहे हैं, कोरिया की तरफ भी अच्छे हो रहे हैं। तो इससे हमारा जो स्पैन है हॉरिजन का वो बढ़ेगा और इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट एबिलिटीज भी बढ़ेंगी। और एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि हमें फॉरेक्स की अर्निंग करना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और मे बी 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ना है तो उसके लिए हमें फॉरेक्स रिजर्व्स की जरूरत है, और वो इसी सूरत से आ सकता है जब हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। बिल्कुल। यावर साहब, जब सरकार MSME को बढ़ावा देने की बात करती है और तरह तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करती है, कुछ समस्याएं आपने बताई हैं जिसको लेकर के शायद सरकार को उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इस बजट में क्या प्रावधान निकलता है वो हमें देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक करेज चाहिए कि हम नौकरी के बजाय एंटरप्रेन्योर बने, आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बल नहीं मिल पा रहा है या मिल रहा है जो भी सरकार की योजनाएं हैं? देखिए, बल तो मिल रहा है, बल नहीं मिल रहा है ये कहना बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज जो नंबर ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो कंपनी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ा है, और इसके साथ साथ जो लोगों में इंकरेजमेंट है टू डू बिजनेस वो बहुत बढ़ा है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आउट ऑफ द टोटल प्रोफेशनल्स जो इंडिया में अभी की पोजीशन है, 70% ऑफ द प्रोफेशनल्स वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज
चाहते हैं कि हम अपना कारोबार खुद शुरू करें, जो कि बाहर की परसेंटेजेस से ऑलमोस्ट डबल है। इंडिया के बाहर के करीब 30-40% प्रोफेशनल्स ऐसा चाहते हैं कि हम अपना कारोबार शुरू करें, जबकि इंडिया के 70% चाहते हैं। तो उसकी जो रीजन है वो गवर्नमेंट का इंकरेजमेंट भी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है और बहुत बड़ी परेशानी ये है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, उन स्टार्टअप्स में से करीब 20% लोग जो हैं वो पहले साल में फेल हो जाते हैं, 30% लोग सेकेंड साल में फेल हो जाते हैं, तो 40% लोग करीब 5th ईयर तक फेल हो जाते हैं, और रिमेनिंग जो बचते हैं उसमें से करीब 90% लोग 10 साल में फेल हो जाते हैं। और उस फेल होने की वजह दो होती हैं। एक तो ये कि जब आदमी बिजनेस शुरू करता है तो उसको लगता है कि अब मैं बॉसलेस जॉब कर रहा हूँ, जिसका कोई बॉस नहीं है, तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, और अब तो मुझे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। हालांकि बिजनेस इज द टफेस्ट थिंग टू डू एंड इट नीड अ कमिटमेंट, इट नीड अ पैशन। और उस पैशन को जब तक आदमी उस तरह से नहीं लेगा कि हमें इस जो मेहनत हम कर रहे हैं इससे अपने खानदान को बनाना है, अपनी इकोनॉमी को बनाना है, एंड वी हैव टू बिल्ड द नेशन एट लार्ज, जब तक वो फील नहीं आएगी तब तक वो पैशन नहीं आ पाता। तो वो होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ एक चीज और बहुत जरूरी ये है कि उसको इंक्यूबेशन में जो सपोर्ट, जो आप अभी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उस स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है कि उसको वो समझाया जाए कि भाई जब आप एक बिजनेसमैन की तरह से सामने आ रहे हैं प्रोफेशन में, आप जॉब जब छोड़ रहे हैं तो किन किन जिम्मेदारियों को आपको छोड़ना है, किन किन जिम्मेदारियों को आपको पकड़ना है, किन किन आदतों को छोड़ना है, किन किन आदतों को पकड़ना है, किन किन चीजों को आपको फोकस करना है, किन को फोकस नहीं करना है। बिकॉज अब आप एक इंडिविजुअल नहीं है, आपके एक सिग्नेचर देश की संसद में प्रस्तुत हो रहा है। ये बजट सर्व समावेशी होगा। किसानों को, नौजवानों को देश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला बजट होगा। सब महिला के तौर पर नवी बार निर्मला सीतारमण जी, देखिए माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जिस ढंग से देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए जी, तो जो स्किल डेवलपमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए। और नए एंटरप्रेन्योर में जब स्किल डेवलपमेंट की सलाहियत आ जाती है तो उसको एक सपोर्ट भी मिलता है, बिकॉज किसी भी आदमी को जब आगे बढ़ता है तो एक मेंटर की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट वो मेंटरशिप अच्छे से एज ए स्किल डेवलपमेंट बढ़ा देती है और उसको अवेलेबल करा देती है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू द कंट्री, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द ओनली गैप दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। बिल्कुल। यावर साहब, मैं अब आखिर में एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि आपने अपने पैशन को, अपने उद्योग को इतना बड़ा आकार दिया है, आज दुनिया भर में आप जाने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ दो महत्वपूर्ण चीजें की हैं। एक तो आपने अपने आप को प्रकृति से जोड़े रखा है, नेचुरल डाइज हैं आपकी, और इसके साथ साथ जो अर्थ सस्टेनेबिलिटी है उसको लेकर के आपने अपने मिशन में, विजन में इस तरीके से शामिल किया है कि आज ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम बिना कुदरत को नुकसान पहुंचाए, बिना प्रकृति को चोट पहुंचाए अपनी इकोनॉमी को बूम कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रोशनी इस पे डालें कि इसमें आपके व्यक्तिगत एफर्ट कितने हैं और किस तरीके से आपको जो योजनाएं हैं या जो सरकार की दरियादिली है या सरकार की तरफ से फैसिलिटेशन है उसका लाभ मिला है। देखिए, जहां तक के इस एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट का सवाल है, जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की उस वक्त सिर्फ ये था कि हमें भी एक बिजनेस करना है जो हमारे कारोबार में फायदा दे। लेकिन जब हमें नेशनल इंडस्ट्री का आइडेंटिफिकेशन हुआ, इनकी शॉर्टलिस्टेड कि हमें इसी काम को करना है, और जब इसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा तो हमने ये देखा कि एज ए इंडियन फैमिली हम लोग जो लर्न करते हैं अपने कल्चर में कि हमें समाज का भी ध्यान रखना है, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, और हमें इस प्रकृति का भी ध्यान रखना है, और हमें एक अच्छा इंसान बनना है। एक अच्छा इंसान वही होता है कि जो किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए, उसमें वो पर्यावरण हो, सोसाइटी हो या कोई चीज और भी हो। तो हमें एक चीज देखने को मिली कि अगर आप मान लीजिए नेचुरल डाइज में काम करते हैं, तो जैसे आजकल एक CSR फंड की बात होती है कि हर इंडस्ट्री में CSR फंड होता है, और वो CSR फंड 2% ऑफ द प्रॉफिट के हिसाब से आपको यूज करना होता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से एक कंपलसरी एक्शन है जिसको बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लेके चलते हैं, और उससे वो कॉर्पोरेट्स अपने CSR फंड से वेरियस गुड वर्क्स करते हैं जो उनको करने के लिए जरूरी है और सरकार की तरफ से मैंडेट है।
कल को अगर ये कानून बदल जाता है और सीएसआर फंड्स के ऊपर ये मैंडेट गवर्नमेंट से हट जाता है तो वो सीएसआर बेनिफिट्स उनकी तरफ से हट जाएंगे। लेकिन नेचुरल डाई एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमें सबसे अच्छा लगा वो ये कि आप अगर देखें बायो इंडिगो जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, 1 किलो बायो इंडिगो के बनने में 2 किसानों को 1 दिन की रोजी मिलती है। तो जितना बायो इंडिगो बढ़ता रहेगा, जितना नेचुरल डाइज बढ़ता रहेगा, उतनी रोजी किसान को, फार्मर्स को, सोसाइटी को मिलती रहेगी। ये इसमें ऐसा इनबिल्ट है जो इससे अलग किया ही नहीं जा सकता, वो सीएसआर हो या सीएसआर ना हो, ये इसके साथ इनबिल्ट है। तो एक तो ये हमें ये अच्छा लगा। सब लगा लो कैमरे। भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी? और अभी तक के जो बजट बने हैं, जो देखने को लगता है 1/20 लोगों के लिए बजट है, इसका मतलब ये हुआ कि 5% लोगों के लिए बजट बनाया जाता है। बजट के माध्यम से भाजपा अपने लोगों को सेट करती है। जी यावर साहब, प्लीज अपनी बात को आप पूरा करें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली में, तो एक तो ये कि बेनिफिट इसमें यह है कि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उसके साथ में उनको बेनिफिट मिलता है, जो कि ज़्यादातर किसान हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, और बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं। जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हरड़ा भी हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग बहेड़ा भी यूज़ करते हैं, हम लोग टेसू के फूल भी यूज़ करते हैं, जिसके कलेक्शन जंगलों में जो वाइल्ड कलेक्शन से वहाँ से होते हैं, जिससे आमतौर पर लेडीज़ कलेक्शन के लिए जाती हैं तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। तो जब हमने इन चीज़ों को देखा और ये भी देखा कि इससे इस बेनिफिट से हमारी एक पहचान, हमारे कंट्री की साख मिल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ कंट्री की ऐसी हेरिटेज जो कि डेड हो गई थी उसको हम रिवाइव कर पा रहे हैं। तो अच्छा, और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी थी कि अगर मान लीजिए हम 10 इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते थे, 10 लोगों को लेटर लिखते थे, उस जमाने में लेटर लिखे जाते थे, तो उसमें हमें 10 में से 7 का जवाब आता था हमें चाहिए, अगर हमारे हिसाब से फिट होता है तो। ये एक बहुत मोटिवेशनल चीज़ थी फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज, इंडस्ट्रियल थॉट्स, एंड ये एक बहुत मोटिवेशनल थी फॉर द सोशल पर्पजेस कि ये हमें कैसे बेनिफिट देता है। इस सोच से मेरा पर्सनल एफर्ट्स ये थे, हालांकि इन द प्रोसेस हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमने वो भी वक्त देखा है जब 6-6 महीने हमने कोई इन्वाइस नहीं किया, हमने वो भी वक्त देखा है जब हमारे 22 लोगों में से 6 एम्प्लॉयज रह गए थे, हमने वो भी वक्त देखा जब हमारी बत्ती तक कट गई, पैसे नहीं थे देने के लिए, तो वो भी वक्त देखा है। लेकिन ये सोच कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि समाज के लिए भी अच्छी है, और ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत भी है इंडस्ट्री को, हमें ड्राइव करती रही, और हमने उसमें पैशन के साथ काम किया। और आज हम जिस जगह पहुंचे हैं उसमें जाहिर सी बात है वो जिद्दत बहुत थी, क्योंकि जब हमने इंडस्ट्री को शुरू किया कई लोग और भी थे जो इसमें आए थे, लेकिन कोई भी उस स्टैंड नहीं ले पाया जिस जगह पे हम पहुंचे, और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने है। सरकार की तरफ से मदद हमें ये यावर साहब जो बात आपने कही है, जो स्ट्रगल का फेज रहता है, और खासतौर से ऐसे लोग जो अभी हाल फिलहाल में कारोबार में आए हैं, क्या आपको लगता है कि इस बजट में उनके लिए भी इस तरीके की सोच होगी सरकार की तरफ से कि चाहे वो वैश्विक दबाव हो या आंतरिक बाजार का दबाव हो, उसमें वो जो नए पौधे उग रहे हैं, जो बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ लेते ही सही, उनको एक प्रोटेक्शन भी मिले, उनको एक एनवायरनमेंट भी मिले? गवर्नमेंट कई सालों से जो बजट दे रही है उसमें इस बात का ध्यान तो रखा ही जा रहा है, जैसा मैंने जिक्र किया आपसे कि इंक्यूबेशन सेंटर जैसे आईआईटी कानपुर में भी बनाया गया है और भी कई जगहों पे बनाया गया है। इंक्यूबेशन सेंटर्स आर नथिंग बट द सपोर्टिव सिस्टम ऑन टेक्निकल फ्रंट्स, एंड देन दे आल्सो हैव एबिलिटी टू रिकमेंड फॉर द फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वो दोनों ही तरह से उसमें फायदा होता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर काफी एम्फेसाइज गवर्नमेंट कर रहा है, और जो बढ़ते हुए पौधे हैं वो गिर ना जाएं उसके सपोर्ट में ये उनके इंटेंशंस रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पे और वो काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक गैप आ जाता है कि जो काम बजट में दिखाया जाता है उतना वो डिलीवरेंस हो जाए तब तो फिर वारे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उतना परसेंटेज हो नहीं पाता। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बजट में उस पर एम्फेसाइज और जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यावर साहब अपना समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण बजट चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच।